नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पश्चिम बंगाल टीएमसी सरकार को उन्होंने जमकर घेरा, लेकिन ममता बनर्जी सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि वो चुप है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी गंभीर चोट के निशान शरीर में पाने से पता चलता है कि कितना गंभीर मामला है, लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है पूरी सरकार ने। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार अपराधी को बचाने का काम कर रही है और साथ ही प्रत्युष कांत ने कहा कि एक शब्द राहुल गांधी की जुबान से भी नहीं निकल रहा। सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताए कि वो संविधान लेकर हाथ में चलते हैं, लेकिन असल में उसका क्या मतलब है वो जानते भी हैं। बहुत एक सीरियस इशू को लेके आया हूं, जो आप लोग सारे सीनियर जर्नलिस्टों के माध्यम से उत्तराखंड के हर घर में इस बात को पहुंचाना चाहेंगे। बिकॉज मैं लास्ट 3-4 दिन से उत्तराखंड में ही घूम रहा हूं, रिमोट पार्ट्स में। कल रात में दिल्ली पहुंचा और सुबह यहां आया हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एब्सोल्युटली bereft ऑफ एनी पॉलिटिकल एजेंडा। दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, क्योंकि बहुत एक सीरियस इशू है जो मैंने गांव में छोटे छोटे कस्बों में लोगों को देखा है कि लोग पूछ रहे हैं हो क्या रहा है। एक हमारी लड़की जो इतना मेहनत करके घर की बेटी बहन डॉक्टर बनती है और उसके साथ इतना बड़ा घटना होता है, ऐसा दर्दनाक रेप और मर्डर होता है। सूचना विभाग के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बीच अभिनव थापर ने कहा कि दिल्ली से छपने वाली पत्रिका खबर मानक, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई नाम नहीं है और उसका प्रधान संपादक या पत्रकार उत्तराखंड से नहीं है, उसे 4 महीने में 72 लाख रुपए का विज्ञापन जारी होता है। और उत्तराखंड से बाहर के ऐसे कई अखबार और मैगजीन हैं जिनको सूचना विभाग ने करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए से ऊपर जितने भी अखबार या पोर्टल हैं, उनके खिलाफ वर्ष 2021 से अब तक का एक श्वेत पत्र जारी किया जाए और अगर मानकों के खिलाफ विज्ञापन दिए गए हैं तो उसका पैसा वापस लिया जाए। दिनेशपुर के ग्राम आनंद खेड़ा में 2016 के मिस इंडिया विनीत सक्सेना ने योग ध्यान केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दिनेशपुर नगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठन के अलावा संभ्रांत लोग कार्यक्रम में पहुंचकर शोभा बढ़ाया। इस दौरान 2016 के मिस इंडिया विनीत सक्सेना ने कहा कि योग चिकित्सा आम जीवन में बहुत जरूरी है। योग से कई गंभीर बीमारियां दूर हो जाती हैं। योग में आपकी फिटनेस का राज छुपा है, बशर्ते आप लोग उसे पहचानिए। योग करिए, दिन रात योग करिए, सुबह मॉर्निंग में करिए, शाम को करिए, हम आपके लिए ही बैठे। तो योग क्या है? योग एक नेचुरल चीज़ है। आप मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन खा के आप बीमारियों को तो दूर कर लोगे, लेकिन जो उसके नुकसान होंगे उसका क्या होगा? ही लाभ है। ये तो सभी लोग जान गए होंगे, जब हमारे कोविड के समय में सब लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया कि योग चिकित्सा और योग का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। और जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तब योग के पास जाएं, योग चिकित्सा का सहारा लें। आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहने के लिए ही योग चिकित्सा का माध्यम बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैडम ने यहाँ ये योग चिकित्सा केंद्र खोला है, तो मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं दूंगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनपद प्रभाकारी चार धाम यात्रा सचिव डॉक्टर आर राकेश कुमार ने केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 से 75 किमी तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जनपद के प्रभाकारी सचिव ने लोनिवी के एनएच डिवीजन और सिंचाई विभाग के किए जा रहे कार्यों का मौका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के 72 किमी से क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने हेतु तैनात है। इसके साथ ही अंतिम क्षतिग्रस्त मार्ग के किसी 75 तक भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां पर जेसीबी मशीन कार्य कर रही है। भीमताल में व्यापार मंडल और कई संगठन द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। बता दें कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा भीमताल झील के किनारे गोल्डन साइप्रेस के पेड़ लगाए गए ताकि आने वाले समय में वृक्षारोपण कर पेड़ों को बचाया जा सके, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से बहुत नुकसान हुआ था। वहीं कई संगठन द्वारा भी भीमताल क्षेत्र में 50 से ज्यादा वृक्ष लगाए गए। पेड़ों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से ट्री गार्ड लगाए गए हैं ताकि आवारा जानवरों के साथ ही पेड़ की सुरक्षा रहे। पेड़ लगाते थे और जैसा कि हमने इस बार सोचा कि हम कुछ ऐसे पेड़ लगाएं जिनको हम संरक्षित कर सकें और जो हमारे आगे भविष्य में हम लोगों को छाया दें, ऑक्सीजन दें, क्योंकि अभी आपने इससे पूर्व में देखा गया कि कोरोना काल के समय कितनी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। उस समय सब लोग ऑक्सीजन के लिए ट्राई कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये पेड़ लगाने का जो हमारा अभियान है ये हमने स्टार्ट किया है। बहुत सारे यहाँ के हमारे समाज सेवी और बहुत विभिन्न साथी लोगों ने सबका सहयोग रहा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के हमारे बहुत सारे पदाधिकारी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सब लोगों ने मिलकर हमारा ये अभियान चलाया है भीमताल। तो वक्त आ चुका है एक छोटे से ब्रेक का। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ताऊ राम किस सोच में पड़ रहा है? ये फसल बहु कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार और वो भी नॉन स्टॉप। छोरे तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। एक बार फिर से केदारनाथ पैदल मार्ग को मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे 15 दिन बाद पैदल चलकर यूपी, गुजरात और हरियाणा के कुछ तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। 2060 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग को बनाया गया है। वहीं प्रशासन से मिल रहे सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों ने आभार जताया है। बता दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई त्रासदी के कारण जगह जगह ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग के तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और डीएम सौरभ
गहरवाल के नेतृत्व में चले रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं एवं स्थानीय जनता को हेली सेवा के साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान को बचाया गया। और हम लोगों को आज 15 अगस्त दिन में, इस दिन में, स्वतंत्रता के दिन में हम लोगों को आने 15 अगस्त है, सावन मास की एकादशी है। बहुत अच्छा दिन है। बुधवार का दिन, गुरुवार भी है। आज बहुत अच्छा दिन है और हम लोगों को आने दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो वहाँ पे जो पुलिस लोग था, एनडीआरएफ वाला था, किसी ने रोका नहीं है। रोका था, एक दो जगह पे रोका था, पूछा, लेकिन जाने से रोका, जाने से नहीं रोका। आप सरकार बहुत समय में अच्छा काम किया है सरकार ने, वो तो संतुष्ट होना ही है हर सबको। बहुत अच्छा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सीएम धामी ने खुले मन से प्रदेश हित में 8 घोषणाएं की। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा ऋषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसानों को धनराशि में पुरस्कृत किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि घोषणा और साथ ही ये घोषणा भी की कि योजना एवं प्रतियक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 प्रति माह की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए कौशल विकास परीक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति की तरफ से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि सीएम ने बीते रोज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या घोषणा की। मैं जानता हूं कि मेरा राज्य आज के इस शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सब की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में भूस्खलन की सूचनाओं के डेटाबेस के निर्माण, भूस्खलन के खतरों एवं जोखिमों के आकलन और भूस्खलनों के स्थलीय परीक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में भूस्खलन के खतरों को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अल्मोड़ा, गोपेश्वर, मसूरी, नैनीताल और उत्तरकाशी जैसे जिलों में भूस्खलन के खतरों और जोखिमों के आकलन की रिपोर्ट मुख्य सचिव ने तलब की है, ताकि इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरती जा सके। भूस्खलन की संवेदनशीलता की जिलेवार मैपिंग से उत्तराखंड में भूस्खलन के खतरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस पहल के तहत राज्य सरकार भूस्खलन के खतरों को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करेगी, जैसे कि भूस्खलनों के स्थलीय परीक्षण, भूस्खलन के खतरों एवं जोखिमों के आकलन और भूस्खलनों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्वक तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार विधान भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 23 अगस्त तक चलेगा।
तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है, उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। आगे मत जाइए। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन कयास यही लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। साथ ही स्तरीय पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी चर्चा होने लगी है, जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने को अब कुछ ही महीने का समय बचा है। इस सबके बीच बीजेपी चाहती है कि बदली परिस्थितियों में निकाय और पंचायत चुनाव साथ साथ कराए जाए। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि सरकार को पार्टी की तरफ से सुझाव भी दिया गया है और तर्क भी दिया गया है कि इससे चुनाव पर आने वाले खर्च की बजट होगी और दोनों चुनाव एक साथ होने पर विकास कार्यों में भी किसी तरह का व्यवधान नहीं आएगा। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है और पंचायतों के चुनाव के संबंध में भी विभाग के द्वारा शेड्यूल तय कर दिया गया है और जो शेड्यूल उनके द्वारा तय किया गया वो भी अक्टूबर तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां बीते 2 विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए भी केदारनाथ उपचुनाव में जीत नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में मंगलोर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त खानी पड़ी थी। साथ ही बीजेपी को बद्रीनाथ में भी हार का सामना करना पड़ा था और अब बारी केदारनाथ की है, जहां कांग्रेस की तैयारियों को बीजेपी बेकार की मेहनत बता रही है और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत होने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की अब तक अंतर्कलह थमी नहीं है और कोई भी पार्टी अंतर्कलह के साथ चुनाव नहीं जीत सकती है। बीजेपी के मुताबिक केदारनाथ उपचुनाव में जनता बीजेपी को अपना आशीर्वाद देगी और बीजेपी ही केदारनाथ उपचुनाव से अपना परचम लहराएगी। बना रहे हैं और जो है किसान सर यहाँ आकर दबाव बना रहे हैं। जो आपको लगता है वही मुझे लगता है, जो जनता को लगता है वही मुझे लगता है। जहां अंतर्कलह है वहां जीत कहां से आएगी। केदारनाथ की जीत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पुराने पत्रकार मित्र हैं वो भी आजकल भाजपा का साथ दे रहे हैं, पत्रकारों को भी। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासत जारी है। केदारनाथ उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव में जीती कांग्रेस जोश के साथ तैयारियों में लगी है। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा को भी केदारनाथ उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस यात्रा के जरिए लोगों के दिल में उतरना चाहती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस में अतरकलह और अनदेखी की आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभाकारी ने प्रदेश कांग्रेस के विधायकों की बैठक ली और कहा जा रहा है कि बैठक में विधायकों ने प्रदेश में पदाधिकारियों के चमन में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया
और प्रदेश कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े किए। कोई अंतर्कलह है। देखिए, लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। जहां तक मेरी जानकारी, विधायकों ने कहीं पर भी कोई शिकायत किसी मामले में नहीं की है। लेकिन जिस तरीके के मीडिया में खबर आई है, तो ये तो उनका अपना अधिकार भी है, लोकतंत्र है, चलता रहता है। और कहीं पार्टी में न गुटबाजी है, न पार्टी में कहीं किसी की अनदेखी हो रही, पार्टी में सबको सम्मान मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा, उतनी बड़ी हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा निकली, 300 किलोमीटर की, अध्यक्ष जी ने यात्रा एलोपैथी दवाइयों को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। पतंजलि योग पीठ में झंडा फहराने के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खाकर करोड़ लोगों की मौत हो रही है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने दुनिया भर में अपना राज स्थापित करने के लिए करोड़ों लोगों का कत्ल किया। इस्लाम के नाम पर भी कई लोगों की जानें ली गई। देश में अब भी जहरीली सिंथेटिक दवाइयां खाकर करोड़ों लोग मर रहे हैं। इसे चिकित्सा की स्वाधीनता के आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए। हट जा आगे से भाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।